का बच्चा मुरा खान को वश में करने आया था। क्या यह वही इंसान हो सकता है? क्या यह ब्लैक ड्रैगन मुरा खान है? यह बहुत डरावना है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी पर आधारित एक हॉरर फिल्म निकली। ब्लैक ड्रैगन मुरा खान पहले पायनियर से हार गया और गहरी नींद में सो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक सोना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा जब तक मेरी गर्दन में दर्द नहीं हो गया, और फिर वह चला गया। गुप्त कक्ष में प्रवेश करने का उद्देश्य सचिव को ढूंढना था, न कि इस सोते हुए ड्रैगन को देखने के लिए यहाँ आना। वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे हमेशा देखने का समय किसके पास था? जिन वहां से चला गया और अपने सचिव की तलाश में इतना तल्लीन था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पीछे 100 साल की नींद के बाद अचानक काले अजगर मुरा खान का हाथ हिल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और आखिरकार वह कमरा ढूंढ निकाला जिसमें पराजित कुलों के सभी सचिव थे। एक विशाल किताबों की अलमारी में अनगिनत जानकारियां थीं, और जीन ने पहले कुंगेन कुल का इतिहास देखना चुना क्योंकि वे भी तलवारबाजों का ही एक परिवार थे। उसने भारी किताब निकाली। शेल्फ पर जिन ने किताब खोली और विचार करने लगा। किताब में जो लिखा था उसे समझना आसान था, लेकिन उसे करना मुश्किल। 3 सितारा जादू के सिद्धांत की तुलना में यह काफी कठिन था, जिसके लिए बार बार दोबारा पढ़ना, सोचना और विश्लेषण करना पड़ता था। अगर वह किताब को घर लाकर दिन रात पढ़ पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह कबीले से गायब हो जाता। वह जानता था कि जब वह यहाँ आया था तो वह एक कलम और एक खाली नोटबुक लाया था। अगर वह उसे वापस नहीं ला सका तो वह उसकी नकल कर सकता था। हर बार जब वह नकल करता तो वह चिंतन का समय होता। एक ही तीर से 2 निशाने साध कर वह नकल करता। वह हर बार यहाँ आने पर उन सभी बातों को दोहराता था। इसलिए वह हर दिन किताबों की नकल करने और उन्हें पढ़ने के लिए वापस लाने के लिए गुप्त कक्ष में जाता था। वर्षों और महीनों तक, जब से पक्षियों की कब्र मिट्टी का ढेर थी, तब से लेकर जब तक घास हरी नहीं हो गई, वह उन किताबों के बारे में सोचता और चिंतन करता रहा। वह कई बार गुप्त कक्ष में आया जाया, कई किताबें देखी, लेकिन आज तक कोई और आवाज़ नहीं सुनी थी। उस अजीब सी आवाज़ ने उसे तुरंत खड़ा कर दिया। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वह यहाँ चुपके से घुस आया था, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन शौर, आखिर यह आवाज़ कहाँ से आई? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ले यू ताई से कोई इस समय गुप्त कक्ष में ना आ सकता हो। जैसा उसने सोचा था, ले यू ताई से कोई यहाँ नहीं आया। यह आवाज़ किसी ऐसी चीज़ से आ रही थी जो इस गुप्त कक्ष में पहले से मौजूद थी। दूसरे, उस व्यक्ति ने दरवाजे की दरार में अपना सिर डाला, दरवाज़ा बंद करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, फिर भयंकर निगाहों से नीचे देखा, जिन रन कैंडर को देखा, जिससे वह स्तब्ध और चौंक गया। हर दिन वह इस गुप्त कक्ष में आता जाता रहता था, यह सोचे बिना कि एक दिन जब वह जागेगा तो मुरा खान से उसकी मुलाकात होगी। यहाँ तक कि अपने पिछले जन्म में उसने कभी मुरा खान के दोबारा जिंदा होने के बारे में नहीं सुना था। उसका इस तरह आमने सामने सामना करना वाकई भयानक था। उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा इरादों से भरी थी, लेकिन घबराहट मौत का कारण बन सकती थी। उसे शांत रहना था। मुरा खान रन कैंडर कबीले का संरक्षक ड्रैगन था। अगर वह सम्मान दिखाए और एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करे तो वह उसे जाने देगा। सोच समझकर जिन ने काले ड्रैगन मुरा खान को भारी जवाब दिया। रन कैंडर का बच्चा कबीले के संरक्षक का अभिवादन करता है। अच्छा व्यवहार, लेकिन यह कोई सौंदर्य प्रतियोगिता की जगह नहीं थी। ये शब्द सुनते ही मुर खान के चेहरे की नसें फौरन तन गईं। उसने दांत पीस लिए और उसका चेहरा काला पड़ गया, जिससे उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक काला अजगर जोर से दहाड़ा, तुम मुझे पहरेदार कहते हो? मूंगफली और फलियां तुरंत सामने आ गईं। उसकी दहाड़ सुनकर जिन ने अपने सारे बाल पीछे कर लिए, लेकिन फिर भी काले अजगर के दिल में सैकड़ों सालों से दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से जाहिर नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा जिन से सटाया और चिल्लाया, और फिर से वही बात दोहराई। फिर से, क्या तुमने मुझे अभी अभी गार्जियन कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक तुच्छ गार्जियन जैसा व्यवहार करने की? यह इतना अपमानजनक था कि वह पागल हो गया। धिक्कार है रन कैंडर पर, मेरे बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह इतना गुस्से में था कि सामने वाले का सिर भी नहीं काट पा रहा था। वह गुस्से में था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। थकने तक चीखने चिल्लाने के बाद वह नीचे झुकने लगा। ब्लैक ड्रैगन मुरा ने आह भरी और गालियां दी। धिक्कार है, यह बहुत परेशान करने वाला था। बहुत समय हो गया था जब उसने अच्छी खुशबू सूंघी थी और उसकी नाक बस यही सुन पा रही थी। फिर से बच्चा बन गया, निराश और उबा हुआ, यह जानते हुए कि अपनी बोरियत मिटाने के लिए 100-200 साल और सोने का कोई मतलब नहीं है। मेरा खान ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो समझ से परे थे, जिससे जीन को समझ नहीं आया कि क्या करे, बस चुप रहे।
उसकी हिम्मत नहीं हुई, वह मौत से डर गया था। यह काला अजगर चीखने चिल्लाने और बर्बाद करने के लिए काफ़ी नहीं था, अब वह उसे सूंघ रहा था। वह रोज़ नहाता था, इसे सूंघ कर उसे घिन आती थी। खुशकिस्मती से मुरा खान ने जो सूंघा वह कोई बुरी गंध नहीं थी, उसे जो सूंघा वह डार्क एनर्जी की गंध थी। यह खास गंध लंबे समय तक सोने के बाद भी, 1000 साल बीत गए, लेकिन मुरा खान को अभी भी साफ साफ याद था। फिर उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उसकी ओर इशारा किया। काली ऊर्जा की यह खास गंध सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए जिनके पास भूत के हाथ जैसा समझौता हो। समस्या सुनकर वह तुरंत समस्या समझ गया। निश्चित रूप से ब्लैक ड्रैगन मुरा खान भूख से नहीं, बल्कि अपने शरीर के अंदर की काली ऊर्जा से जागा था। इस शरीर ने एक बच्चे को जो शक्तिशाली काली ऊर्जा दी थी, उस पर ब्लैक ड्रैगन मुरा खान यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे कई बार घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक सूंघना पड़ा। हालांकि बच्चा, यह पागल ड्रैगन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे मुरा खान से किसी भी तरह की दुश्मनी का एहसास नहीं हुआ। इसलिए वह या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं जीतने की कोशिश करना चाहता था। रन कैंडर बच्चा, जो अब तक चुप था, अचानक उसका नाम पुकारा, जिससे मुरा खान को लगा कि बच्चे को कुछ गर्म मिल गया है। अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में गर्म था, सचमुच जल रहा था। जिन ने एक अंधेरी लौ निकाली जैसी उसने अपने पिता को दिखाई थी। अंधेरी ऊर्जाओं द्वारा निर्मित एक लौ जिसने ठंडे उज्ज्वल केंद्र को ढक लिया। उन्होंने अंधेरी ऊर्जाओं से बनी एक लौ निकाली जिसने ठंडे उज्ज्वल केंद्र को ढक लिया। शर्माते हुए उसे अपनी हथेली में लिया और मेरा खान को दिखाया। तुमने मुझे इसके बारे में बताया था ना? मेरे पिता ने कहा था कि यह शक्ति अंधकारमय देवता सेरेट की है। ब्लैक ड्रैगन ने नन्हे रन कैनर के हाथ में छोटी सी लेकिन प्यारी नहीं लौ देखी और तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका दिल अकड़ गया और टूट गया, अनजाने में कांपने और पीछे हटने लगा। अरे सोरेट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में गंभीर हो? मजाक कर रहे हो कुतिया? 1000 साल का समझौता एक मजाक जैसा है। तुमने इसे इस बच्चे पर कैसे थोप दिया? अविश्वसनीय, 1000 से ज्यादा साल जीना। उम्र तो बहुत है, पर यकीन नहीं हो रहा। जिन अवाक रह गया जब उसने मुरा खान को रोते और संघर्ष करते देखा। पल पल उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वह उलझन में भौहें चढ़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई ड्रैगन है या कोई पागल। ड्रैगन पहले ही 50 शेड्स ऑफ ग्रे कर चुका था। अब दोनों चुप थे। अगर ड्रैगन नहीं बोलता तो वह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था? खुशकिस्मती से वह बहुत लंबे समय से उदास नहीं था। मुरा खान ने जीन को फ़ोन किया। अरे, तुम्हें पता है, दरअसल मैंने सेरेडेट से एक वादा किया था और लगता है कि हमें इस वादे को निभाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ब्लैक ड्रैगन ने उदास चेहरे के साथ ये शब्द कहे। जिनको यह भी नहीं पता था कि मुरा खान और अंधकार देवता सेरेट ने एक दूसरे से क्या वादा किया था। बस इतना कि ड्रैगन ने कहा था कि वह उसे बाद में सब कुछ बताएगा, लेकिन अभी अभी उसकी नींद खुली थी, इसलिए वह ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। मुरा खान ने यह भी कहा कि उसे डर था कि वह अभी बहुत छोटा है और ऐसा अजीब ज्ञान पाकर उसका दिमाग फट जाएगा। लेकिन उसे भी अपना परिचय दोबारा देना था। कम से कम उसे उस व्यक्ति से अपना परिचय ठीक से देना था जिसका सेरेट से समझौता था। यही सही होगा। जैसे ही उसने यह कहा, काले ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति छोड़ी। स्रोत पूंछ से लेकर आंखों तक उसके शरीर के कुछ अंग इंसानी नहीं थे। इन विशाल फटे हुए पंखों को जोड़ दें तो वह इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, और वह इंसान भी नहीं था, है ना? उसका असली रूप एक काला अजगर था। मुरा खान ने धीरे धीरे अपना मानव रूप खो दिया। शुरुआत उसकी बाह से हुई, जो एक तीखे काले पंजे में बदल गई। फिर उसके पूरे शरीर पर काले निशान पड़ गए। उसकी आवाज़ पूरे गुप्त कक्ष में गूंजने लगी। मैं मुरा खान हूँ, सोरेरेट का प्रतिनिधि, मूल काले प्राणी का मित्र और अंतिम वंशज। पुल बनाने के बाद मुरा खान का पूरा शरीर अंधकार की शक्ति से आच्छादित हो गया, और पूंछ से लेकर आंखों तक उसके शरीर के कुछ अंग इंसानी नहीं थे। इन विशाल फटे हुए पंखों को जोड़ दें तो वह इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, और वह इंसान भी नहीं था, है ना? उसका असली रूप एक काला अजगर था। मुरा खान के असली रूप को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द थे विशाल और भयानक। 1000 साल के समझौते के अनुसार अब से मुरहान और जिन साथ साथ यात्रा करेंगे। अविश्वसनीय, वह अपने परिवार की रक्षा के लिए काले अजगर के साथ यात्रा कर सकता था। कबीला पुरुष नायक वेरिस्क तब तक हक्का बक्का खड़ा रहा जब तक मुरा खान ने उससे उसका नाम नहीं पूछा। जिन मुस्कुराया, ड्रैगन के पंजे को छूने के लिए हाथ उठाया और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जिन रन कैंडर, मैं रन कैंडर कबीले का 13वां और सबसे छोटा बच्चा हूँ। जब दोनों ने अपने नाम बताए तो अनुबंध पूरा हो गया। अब से उसके पास एक और योग्य सहायक होगा जो बूढ़ा और भयानक दोनों होगा। इस बूढ़े और पागल ड्रैगन के बारे में थोड़ी बात करें तो
ब्लैक ड्रैगन मुरा खान एक बेहद प्रसिद्ध ड्रैगन था, इतना प्रसिद्ध कि उसके नाम पर एक पहाड़ का नाम रखा गया था। इसका यही वह स्थान भी है जहां इसका शासन है। तेज हवाओं वाले स्थान मुरखान पर्वत का नाम काले ड्रैगन मुरा खान के नाम पर रखा गया है। महान अंधेरी शक्तियों वाले इस ड्रैगन ने बहुत पहले से इस स्थान पर राज किया है। लगभग 10 ज्यूरियन निगलने की काले ड्रैगन की इच्छा को चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 1000 साल पहले तक इस ड्रैगन को ताई मारून कैंडर ने एक एकल मुकाबले में हरा दिया था। इतिहास में दर्ज है कि थंडर टेरेस के नष्ट होने के बाद मुरा खान शीत निद्रा में चले गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। यह सच है, ड्रैगन बस झपकी लेता है, शीत निद्रा में नहीं सोता। इतिहास में कई अंधेरे कोने हैं और कुछ सही और कुछ गलत हैं। यह पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए संरक्षक ड्रैगन के बारे में संस्थापक के शब्द सही प्रतीत होते हैं। इसमें कहा गया है कि दैवीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले एक संरक्षक ड्रैगन के साथ सहयोग करेंगे। ऐसे मामलों के कुछ ऐतिहासिक अभिलेख भी हैं। हालांकि सेरेट के संरक्षक ड्रैगन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन शब्दों की प्रामाणिकता अधिक नहीं है। अब तो वह समझ गया। चूंकि मुरा खान शीतनिद्रा में चला गया था, इसलिए किसी को याद नहीं था कि वह सेरेट के साथ संधि करने वाले व्यक्ति के साथ था या नहीं। वह कैसी नींद थी। उसे जागने में 1000 साल लग गए और उसने नायक से मिलने के लिए सही समय चुना। जैसी कि उम्मीद थी, नायक भाग्यशाली था, इसलिए अब से वह आसानी से अपना संरक्षक ड्रैगन पा सकता था। उस दिन से जिन अक्सर यहाँ आता था शोध करने और मेरा खान के लिए कुछ खाना लाने के लिए। ऐसा नहीं था कि वह ड्रैगन से डरता था, वह भूख से नहीं मरा, बल्कि ड्रैगन को खुश करना चाहता था। उस समय उसके लिए अपने मन में चल रहे कुछ और सवाल पूछना आसान हो जाता। काले ड्रैगन मुरा खान अपने शरीर में मौजूद काली शक्ति की बदौलत जाग गया। जिन ने मुरा खान को कई हफ्तों तक एक गुप्त कमरे में रखा, हर तरह के शुतुरमुर्गों पर नजर रखी, उनके व्यक्तित्व, पसंद और ताकत का अध्ययन किया और उनके अतीत के बारे में और पूछताछ की। उदाहरण के लिए ड्रैगन ने टेमा से लड़ाई क्यों की? ड्रैगन भी सहज था, केक पकड़े हुए। बेशक वह अपने हाथ में जवाब तो दे देता, लेकिन उसे समझ आता या नहीं, यह उसके पूर्वजों पर निर्भर करता। 1000 साल पहले की कोई बात उसे कैसे याद आ सकती थी? इतने हफ्तों तक ड्रैगन को देखने के बाद वह आखिर में बस एक ही नतीजे पर पहुंच पाया, वो ये कि मुर्रा खान को दाढ़ी वाले ड्रैगन के केक खाना बहुत पसंद था। उन्हें पागलों की तरह खाता था, यहाँ तक कि उसके लिए 7 केक भी लाता था, फिर भी काफ़ी नहीं होते थे। शुक्र है ड्रैगन सिर्फ खाना नहीं जानता था। जिन इतने दिनों से यहाँ था और कभी कभी मुरा खान ध्यान देता था कि जीन गुप्त कमरे में क्या कर रहा है। उसने भी कुछ नहीं छिपाया। उसने सहजता से कहा कि वह यहाँ नोट्स लेने, यहाँ की किताबों का अध्ययन करने और ड्रैगन द्वारा बताए गए रहस्यों को लिखने आया है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत मेहनती है और लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब ड्रैगन ने पूछा कि उसे कितना समझ आया, तो उसे केवल 30% ही समझ आया, बाकी 70% उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ब्लैक ड्रैगन मुरा खान ने अपने होठ से कोड़े और हाथ हिलाकर उसे एक तरफ रखने की सलाह दी। 8 साल के बच्चे के लिए यह ज्ञान बाकी बहुत ज्यादा था। कुल मिलाकर ऐसी तारीफें थीं जो उसी उम्र के दूसरे बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे आलसी हैं। ड्रैगन ने जो कहा वह स्पष्ट था। सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है, लेकिन यह जिनके लिए थोड़ा अपमानजनक था। ड्रैगन की बात सामान्य बच्चों के लिए सही थी, लेकिन वह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। वह रन कैंडर के घर में पैदा हुआ एक बच्चा था, जहां बेकारपन मौत की ओर ले जाता है। जो दूसरे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा था, वह उसके लिए सामान्य था। जिन रन कैंडर ने दृढ़ता से यह बात कही। उसके 12 भाई बहन थे और माता पिता, कुल के बुजुर्ग। अगर वह उन लोगों को नष्ट करना चाहता था तो उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। इतना युवा और महत्वाकांक्षी ड्रैगन भी अवाक था। उसके मुंह से रन कैंडर का एक वाक्य निकला, रन कैंडर के 2 वाक्य, और फिर भी वह पूरे कुल को नष्ट करना चाहता था। क्या वह इताची का करीबी दोस्त था या कुछ और? वह अपनी ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से इस जगह पर पुस्तकों का गहन अध्ययन कर रहा था। वह इतने लंबे समय से अध्ययन कर रहा था। वह वास्तव में मुरा खान से पूछना चाहता था, अगर वह संस्थापक था तो उसे इस पुस्तक के बारे में कितना पता था। वह यह कौन है? बेशक यह टेमा ही है। जिन ने ड्रैगन से पूछा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि अगर उसकी तुलना मानवता के सबसे ताकतवर व्यक्ति से की जाए तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाएगा। यह सवाल पूछने के लिए काले ड्रैगन मुरा खान से ज्यादा उपयुक्त और कौन हो सकता था, जिसने कभी टेम्मा का सामना किया था। ड्रैगन ने ऊपर देखा और एक पल सोचा। उसे याद आया कि जब टेम्मा साधु थे तो वे कैसे थे।
और उसने निष्कर्ष निकाला कि वह जिन की ही उम्र का है। तेमा को उस किताब की एक भी पंक्ति समझ नहीं आई, जिससे जिन को झटका लगा। यह उसकी कल्पना ही होगी। मानवता का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खगोल विज्ञान और भूगोल का जानकार होना चाहिए। चूंकि वह अंडे में था, इसलिए वह मानवता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना ही था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टीम माँ, जब वह छोटा था, उसकी तरह किताबें पढ़ना पसंद नहीं करेगा। वह सिद्धांत में अच्छा नहीं था, लेकिन सिद्धांत हमेशा सही नहीं होते। हालांकि वह किताबें नहीं पढ़ता था, टीम माँ युद्ध में बहुत कुशल था। ड्रैगन के आकलन के अनुसार जिन में टीम माँ जितनी ही क्षमता थी, लेकिन वह टीम माँ जितना अच्छा नहीं था। यह सुनकर जिन को 10 गुना सदमा लगा। उसका दिल उथल पुथल हो गया, मानो कोई गड़बड़ हो गई हो। मकड़ी के जाले को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत दूसरे व्यक्ति की मेहनत का एक अंश भी नहीं थी, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अब सिद्धांत सीखने की जहमत भी नहीं उठाई। मुरा खान की बातों ने उसे सचमुच बहुत दुखी कर दिया। जिनको फिर से पूछने से पहले एक पल रुकना पड़ा, तो क्या वह कभी संस्थापक जैसा नहीं बन पाएगा? मतलब क्या अब भी उसके पास कोई उम्मीद है? उनका घबराना जायज था, क्योंकि डूफ ही डुक अब लियूक थान को घूर रहे थे, अपने सामने खड़े युवक को आंक रहे थे। डूफ ही डुक के हथेली के वार में भी कई मिनट लगे। संस्थापक, क्या आपको अभी भी दिल का दौरा पड़ रहा है? ड्रैगन का स्पष्टीकरण सुनकर आप फिर से चौंक जाएंगे। आप टेम माँ की तरह सेरेट के हस्ताक्षरकर्ता हैं, और आप उन किताबों को पढ़ने के लिए काफी समझदार हैं। मुरा खान जिस किताब की ओर इशारा कर रहा है, वह मेज पर कौन सी है? मेज पर रखी किताब की ओर इशारा करने के बाद वह मुड़ा और जिन का सिर पकड़कर ऐसे रगड़ा जैसे वह सही हो। आप अभी जवान हैं, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस खूब अभ्यास करो, लगन से मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेहनत करोगे तो खाना भी मिलेगा, बाद में तुम मजबूत भी बनोगे। भूत की तरह किसे पता था कि वह संस्थापक से भी आगे निकल सकता है। यह सुनकर जिनको लगा कि यह किसी तरह बेतुका है, इसलिए उसे फिर से पूछना पड़ा कि क्या अजगर मजाक कर रहा है या चिढ़ा रहा है। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अजगर सच कह रहा है, और उसने उससे वापस पूछा भी कि क्या वह जानता है कि सेरेट का उपनाम का हलन क्या है। बेशक जिनको नहीं पता था, जो कोई भी पहले की तरह 1000 साल तक जीवित रहा और उसे नहीं पता, तो मुरा खान को समझाना होगा। जब अंधेरे के स्वामी सोजेर्क की बात आती है, तो 2 शब्दों अनंत का उल्लेख करना आवश्यक है। अनंत अंधकार पूरी आकाशगंगा को ढंक लेता है। सोजेरेट की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और उस व्यक्ति की भी जिसने इस देवता के साथ अनुबंध किया है। विकास की संभावनाएं अपार हैं, और उससे भी अधिक अप्रत्याशित। सेरेट्जिन के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और उदास होना बंद करना होगा। अगर आप उदास रहेंगे तो ड्रैगन उसे खुश करने की कोई तरकीब सिखा देगा। आपको अभी नहीं पता कि मूर्ख खान उसे कौन सी तरकीब सिखाएगा, वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उसने उसे पहले ही मार डाला है। काला ड्रैगन उदास है। जिनको बताया कि वह जो सिखाने वाला था वह डार्क एनर्जी को मुक्त करना था। यह समझने में आसान लग रहा था, लेकिन करना मुश्किल। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो डार्क एनर्जी का उपयोग करने वाले सभी प्राणियों को करना आना चाहिए। यह सुनकर जिन थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले केवल डार्क एनर्जी का उपयोग किया था, लेकिन उसे कभी मुक्त नहीं किया था। मुरा खान ने कहा कि यही डार्क एनर्जी का आरंभिक और अंतिम बिंदु है, और उसे इसकी आदत डालनी होगी। इसे आरंभिक बिंदु कहा गया था, लेकिन अगर वह इसे ठीक से नहीं सीख पाया तो यह बेहद खतरनाक होगा। ड्रैगन ने सीधे जिन ब्रून कैन के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब से इसे गंभीरता से और गंभीरता से पढ़ाई करनी होगी। जिन पढ़ाई से नहीं डरता। उसने तलवारें सीखी हैं, जादू सीखा है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखा है, पराजित कुलों के बारे में जाना है। अब एक और चीज सीखना कोई समस्या नहीं है। तो मूर्खान, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? लगता है यह बच्चा सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए ड्रैगन ने और समय बर्बाद नहीं किया। सबसे पहले ऊर्जा मुक्त करना सीखना है। अंधकार में मन को अनलॉक करना सीखना होगा। क्या एक जादूगर के लिए मन को अनलॉक करना बुनियादी बात नहीं है? जिन ने अपने पिछले जन्म में कई बार ऐसा किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह शुरू से ही इसे गलत कर रहा था? मुरा खान ने जिन की उलझन देखी और उसे समझाने के लिए हाथ उठाया। डार्क एनर्जी को रिलीज करना आपके मन को अनलॉक और स्थानांतरित करना है। आपको इन दोनों चीजों को कुशलता से करना आना चाहिए। इसलिए आज से आप 2-3 साल तक मन को अनलॉक करने का अभ्यास शुरू करेंगे। संख्या सुनकर जिन चुप हो गया। एक पूरे इंसान के लिए 2-3 साल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा होते हैं जो जिंदगी भर मन का परिवहन करता रहा हो। दोबारा सीखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रैगन मुरा खान को यह नहीं पता था। उसने सोचा कि वह सिर्फ 8 साल का लड़का है,
8 साल के बच्चे को पहले बुनियादी बातें सिखानी जरूरी हैं। यह तय नहीं है कि बुनियादी बातें ही समझी जा सकेंगी, और ज्यादा उन्नत चीजें तो छोड़ ही दीजिए। ड्रैगन मुरा खान उसे बहुत नीची नज़रों से देखता था। वह मुस्कुराकर मजाक उड़ा रहा था कि वह ये सब सीखने के लिए बहुत छोटा है। अगर वह इतना कुशल होता तो बूढ़े की आंखों के सामने ही मन का विमोचन और नियंत्रण कर चुका होता। उसने पूरी हरी मन की गेंद को अपनी हथेली के बीच में समेटा, उसे एक गेंद की तरह घुमाया और फिर बूढ़े को दिखाया। ऐसे में क्या अब भी जागने की जरूरत होगी? इससे बूढ़ा मेरा इतना हैरान हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रसिद्ध काले अजगर ने जिन रन कैंडर के हाथ में मन से बनी सिंह गेंद को देखा, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। बूढ़े को कभी यकीन नहीं हुआ था कि वह ऐसा कर पाएगा। फिर भी जिन ने बूढ़े को एक और झटका दिया। उसने साफ साफ कहा कि वह कुछ समय से ऐसा कर रहा था जिससे मुर अंदर तक चौंक गया। लड़का पुतले को एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमा रहा था, तरह तरह के करतब दिखा रहा था जिससे ड्रैगन आहें भर रहा था। ऐसा तो कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अगर वह यह करना जानता था तो वह और क्या सिखा सकता था? वह सीधे अंधकार से मुक्ति के विषय पर आ जाता। सीधे पाठ शुरू करने से पहले ड्रैगन जिम की आंखें खोलने के लिए एक बार इसका प्रदर्शन करता। सचमुच अपनी प्रतिभा दिखाने का उसका चुनाव सही था। इससे समय कम हो जाता था। 3 साल, यह वाकई एक बड़ी छलांग थी। काले ड्रैगन मुर खान ने अंधकार को छोड़ना शुरू कर दिया। उसके पैरों से शुरू होकर परछाई विकृत होकर पानी की धाराओं की तरह बहने लगी। अंधकार की ऊर्जा अंधकार से ही उत्पन्न हुई। इस दुनिया का सारा अंधकार सिरेट से ही पैदा हुआ था। अंधकार हर जगह था, यहाँ तक कि इन जलती मोमबत्तियों के पैरों के नीचे भी परछाइयाँ थीं। मुर खान ने प्राचीन शेल्फ में दीवार के लैंप के नीचे के सारे अंधकार को अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि परछाई भी, खंभों को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि अंधकार सेडेट से उत्पन्न हुआ था। इसलिए सेडेट दुनिया के सारे अंधकार का स्वामी था और वह उसका एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता था। यह कहते हुए मुरा खान ने जिनहूड की परछाई को अपनी ओर खींचा, जिससे वह 2 टुकड़ों में बट गया। वे परछाइयाँ तेजी से और तेजी से इकट्ठी होती गईं और पूरे फर्श पर काली छाया फैल गई। चारों ओर का सारा अंधकार एक दिशा में इकट्ठा हो गया, जहां मुरा खान खड़ा था। उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हो रहा था और किसी रहस्यमय, भयानक और समझ से परे एसजेड के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में आप दुनिया की सभी परछाइयों के स्वामी भी हो सकते हैं। मुरा खान के शब्दों के साथ हजारों हजार परछाइयां उमड़ पड़ी, मानो उनका कभी अंत ही न हो। यह जीन के लिए वाकई एक अनोखा और आकर्षक प्रदर्शन था। मुरा खान ने एक मुस्कुराहट के साथ प्रदर्शन समाप्त किया। तो आप क्या सोचते हैं? यह अंधेरी ऊर्जा का उत्सर्जन है। यह पूछने की जरूरत नहीं कि वह क्या सोचता है, बस उसका चेहरा देखना ही काफी है। वह खुश और उत्साहित था, मानो उसे सोना मिल गया हो। उनके चेहरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वे बस पढ़ाई में लग जाना चाहते हैं। गुप्त कक्ष में मौजूद 2 लोगों के पास करने के लिए एक से ज्यादा काम थे, एक बूढ़ा और एक जवान। वे इतने व्यस्त थे कि समय का ध्यान ही नहीं रख पा रहे थे। गुप्त कक्ष के बाहर भी लोग उतने ही व्यस्त थे, शाम से भोर तक काम करते रहे। सबसे बड़ी बहन लूना ने राक्षसों के एक समूह से पूरी रात लड़ाई लड़ी। वह बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह लड़ाई का बस एक हिस्सा था। ऐसे 5 क्षेत्र भी थे जिन्हें साफ करना जरूरी था, और सभी 5 क्षेत्रों को साफ करना ही जीत माना जाता। काम हो गया था। बड़ी बहन भी यह जानती थी। सच कहूं तो उसने इतनी मेहनत इतनी बार की थी कि उसे इसकी आदत हो गई थी। लगभग 5 क्षेत्र, 4 महीने काफी थे। उसने शूरवीरों को आराम करने का इशारा किया और ताज़ी हवा लेने के लिए कुछ देर वहीं खड़ी रही। हवा ने अचानक बहन ग्वेट को कुछ याद दिलाया। उसे एक और सवाल पूछना था। उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और खून चारों तरफ फैल गया। बड़ी बहन ने मुड़कर शूरवीर से फिर पूछा, 9 साल के बच्चे को आमतौर पर क्या पसंद होता है? एक बिल्कुल ही नाना सवाल। परिस्थिति के अनुकूल, क्या आप उस चाय के चाकू से यहाँ के जानवरों के पंख और दांत काटने का इरादा रखते हैं, किसी को या किसी चीज को उपहार स्वरूप? ले यूताई की कहानी पर वापस आते हैं। काले अजगर मुरा खान से मिलने के आधे साल बाद TNA के 2 जुड़वां ड्यूरियन यहाँ से निकाल दिए गए थे। दरअसल यह इतना नाटकीय नहीं है। वे रन कैंडर के किंडरगार्टन से स्नातक होने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हैं। अगर वे 10 साल के हैं तो यहाँ से चले जाओ। अगर वे ज्यादा देर तक रहे तो लोग कहेंगे कि उनका बधियाकरण किया जा रहा है। तो ले यूताई में केवल जिन ही बचा है। वह अभी तक ले यू को छोड़ नहीं पाया है, क्योंकि वह बड़े भाइयों से छोटा था। पता चला कि आज उसका 9वां जन्मदिन था। नानी जेली ने उसे वापस बुलाया और एक बड़ा सा जन्मदिन का केक निकाला। उसके पीछे खड़े नौकरों ने ताली बजाकर युवा मालिक को बधाई दी। जिन ने चिल्लाकर कहा
कि वह केक सबके साथ बांट ले क्योंकि वह इतना बड़ा केक अकेले नहीं खा सकता। जब वे मज़े कर रहे थे, दादाजी अचानक उछल पड़े और चिल्लाने लगे, कितने असभ्य है! ऐसी क्या जल्दी थी कि उस व्यक्ति ने अभी तक जन्मदिन का केक भी नहीं खाया था। चिल्लाने के बाद उसने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी, बदतमीज़ी के लिए। आज ऐसा कुछ होना आसान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि खान इतना घबराया हुआ है। राज अभी खुल जाएगा क्योंकि मी पहले ही कैमरा निकाल चुकी है। हे भगवान, कालीन पर कदम रखो। यह बड़ी बहन लूना है जिसके बगल में सूअर का मांस काटने वाला चाकू है। वह अभी अभी मिट्टी में लोटपोट होकर लौटी है। उसके हर कदम पर धूल और धुआं उड़ रहा है। वह बिना कोई चिट्ठी या मैसेज भेजे पूरे परिवार को चौंकाते हुए आ गई। इस बड़ी बहन की बात करें तो रन परिवार की पहली संतान होने के नाते उसकी प्रसिद्धि को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैंडर रन परिवार की पहली भाग्यशाली संतान है। कैंडर 9 सितारा शूरवीरों में से एक भी है। रन परिवार के 13 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान। कैंडर को दुनिया ने सफ़ेद व्हेल नाम दिया था। लूना रन कैंडर अपने पिछले जन्म में सभी भाई बहनों में सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी उसे परिवार की मुखिया बनने की परवाह नहीं थी। सबसे बड़ी बहन ने वास्तव में विरासत युद्ध नामक दलदल छोड़ दिया था। वह सचमुच एक अकेली सफ़ेद व्हेल की तरह थी। अपनी राह पर चल रही थी, किसी पिता या पुत्र से नहीं डरती थी और किसी की परवाह नहीं करती थी। जिनके पिता और पुत्र सिस्टर न्गुएत ने परिवार के किसी भी छोटे भाई बहन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। पिछले जन्म में जीन तो थी ही, कहने की जरूरत नहीं। वे दोनों खून के रिश्तेदार थे लेकिन अजनबियों से बिछड़ गए थे। एक दूसरे के जीवन से गुजरे थे लेकिन फिर भी एक दूसरे को कुछ भी महसूस नहीं कराया। लेकिन यह जीवन और पिछला जीवन बिल्कुल अलग था। सब कुछ पटरी से उतर गया था। लेकिन सिस्टर न्गुएत ने ऐसा किया, यह थोड़ा हैरान करने वाला था। वह बिना किसी चेतावनी के अचानक मंच पर एक बड़ा सा चाकू क्यों ले आई? मैंने तुरंत सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुल में कुछ बड़ा हुआ था? कम से कम इतना बड़ा तो जरूर कि सबसे बड़ी बहन यहाँ लौट आई, या शायद वह किसी और भी भयानक वजह से यहाँ लौटी थी। अगर कुल में कुछ ऐसा नहीं हुआ था तो बस इतना हो सकता था कि लूना को गुप्त पुस्तकालय में उसके आने का पता चल गया था। अपनी से 5 सिर लंबी बहन का सामना करते हुए जिन रन कैन को पहले नमस्ते कहना पड़ा। एक सभ्य इंसान को यही करना चाहिए। अगर वह बदतमीजी और बेशर्मी से पेश आता तो उसकी बहन उस पर ढेर सारी चीजें फेंक देती और वह मुसीबत में पड़ जाता, क्योंकि जिन पहले से ही नमस्ते कहना जानता था। सिस्टर लूना ने भी उससे कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बड़ी बहन ने आखिरी बार जिन को कितने साल का देखा था? मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा बड़ा हुआ है। शायद वह जिन से तब मिली होगी जब दादाजी पालने में ही थे, या यूं ही कह दिया होगा। उसने भी आज्ञाकारी होकर अपनी बहन को जवाब दिया कि अगर उसे पता होता कि वह यहाँ आ रही है तो वह उससे मिलने के लिए थोड़ा ज्यादा सज धज कर आता। उसने ऐसा क्या कहा कि उसकी बहन इतनी मज़ेदार है? लेकिन वह वाक्य इतना प्यारा था कि सिस्टर न्गुएत तुरंत उसने अपना हाथ, जो अभी भी लोहे के कवच से ढका हुआ था, सीधा उसके सिर पर रखा और उसके छोटे से सिर को सहलाया। क्या मुझे अब भी अपने सबसे छोटे भाई से मिलने आने पर तुम्हें सूचित करना होगा? इन शांत शब्दों से वह स्तब्ध रह गया। क्या मुझे गलत याद आया, या यह कोई और है? सिस्टर लूना अपने पिछले जन्म में किसी की परवाह भी नहीं करती थी। उसकी तो बात ही छोड़ो। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वह बहुत परवाह करती है। सिस्टर न्गुएत ने उसके हर हाव भाव और हाव भाव पर ध्यान दिया और सचमुच उसकी चिंता भी की। जिन को थोड़ा थका हुआ देखकर उसने तुरंत उससे पूछा, वह ठीक है या नहीं? न सिर्फ वह ठीक है बल्कि उसकी हालत में भी सुधार हो रहा है। वह हर दिन शांति और खुशी से जी रहा था जब तक कि आज उसकी मुलाकात तुमसे नहीं हुई। वह औरत लोगों को मौत की हद तक परेशान कर देती है। उस वाक्य के बाद जिन रन कैंडर का सदमा खत्म हो गया। लूनारुन कैंडर के सदमे की बात करें तो उससे मिलते ही छोटा भाई बेचैन हो गया। दरअसल वह थोड़ा घबराया हुआ था। पहली बार अपनी बड़ी बहन से इतने करीब से मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेचैन क्यों हो रहा है। उस छोटे लड़के ने लूना को अचानक रन कैंडर परिवार के वह परंपरा याद दिला दी जिससे वह नफरत करती थी, यानी भाई बहनों को निगरानी रखनी पड़ती थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे को मार रहे थे और यहाँ तक कि एक दूसरे को रौंद भी रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटे भाई को लगा कि वह उसकी परीक्षा लेने आई है। यह वाकई एक दिल दहला देने वाली बात थी जिसने लूना को सोचने पर मजबूर कर दिया और अनजाने में उसकी मुट्ठियां भींच ली। उसने उदास होकर आंखें नीची कर लीं और कहा, हाँ, लगता है मुझ में समझदारी की कमी थी। इस वाक्य ने जिन को फिर से स्तब्ध कर दिया। उसकी ताकतवर बड़ी बहन कैसे कह सकती थी कि उसमें समझदारी की कमी थी? वह सबसे ताकतवर और सबसे अच्छी थी। कौन उसके साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा? जिल उसकी बातें सुनकर चुप हो गई।
तुम भले ही छोटे हो, पर मैं अब भूल गई कि तुम रनकैंडर परिवार के सबसे छोटे बच्चे हो। लूना ने आखिरकार एक उदासी माफी मांगी और अंदर ही अंदर बहुत निराशा भी थी। फिर वह अचानक घुटनों के बल बैठ गई और नन्ही जीन को पुकारा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। क्या तुम नर्स और अंगरक्षकों को एक पल के लिए जाने दे सकते हो? जिन को कारण नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह मान गया और खुशी खुशी मान गया, क्योंकि भले ही उसे कारण पता न था, उसे लगा कि यह कोई बुरी बात नहीं है और उसने लूना को साफ लगा कि लूना उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आदर्श एकांत जगह मिलने के बाद लूना ने जीन को अपने अचानक आने का कारण बताना शुरू किया। उसे कुछ जरूरी बातें बतानी थी। इस गोपनीयता ने जिन को सचमुच उत्सुक कर दिया। शुक्र है, लूना ने बात ज्यादा देर तक नहीं छिपाई। लूना ने याद करते हुए सिर उठाया और कहने लगी, पिछली बार जब पिताजी मुझसे मिलने आए थे तो मेरे प्रदर्शन ने बाकी सभी बच्चों का ध्यान खींचा था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जब तक जिन नहीं गए, अगर वह थंडर टेरेस छोड़ देता है तो उसके सभी भाई बहन उस पर नजर रखेंगे। और रनकैंडर परिवार की परंपरा क्या है? मुझे अब तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लूना उसे उसके अपने परिवार के भीतर से आने वाले खतरे से आगाह करने आई है। जिन का हाथ कसकर पकड़े हुए बड़ी बहन उसे घूर रही थी। लेकिन नन्हे, मुझे उम्मीद है कि तुम पारिवारिक लड़ाई में शामिल होकर अपनी खुशी नहीं खोगे। लूना ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि रनकैंडर परिवार की निर्दयी परंपरा से जिन को कोई नुकसान नहीं होगा। हे भगवान! यह सुनकर जिन का दिमाग फट गया। तो पिछले जन्म में उसने इसी वजह से कुल प्रधान का पद त्याग दिया था। बात इतनी सी थी। लेकिन सोचो, अगर लूना नहीं चाहती थी कि वह कुल प्रधान भाई बहनों के बीच की दुश्मनी में फंसे तो उसने पिछले जन्म में उससे बात क्यों नहीं की? उसे एक बार भी चेतावनी क्यों नहीं दी? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले जन्म में वह बात करने लायक नहीं था? जिन ने असल में यही वजह सोची थी। वह खुद पिछले जन्म में इतना कमजोर था कि वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। काश कोई उससे प्यार करता। लेकिन लूना की आंखों में उसके हाथ को थामे हुए हाथ को देखकर उसे कुछ और सोचना पड़ा। शायद चीजें वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। शायद ऐसा नहीं था कि पिछले जन्म में वह उससे बात करने के लायक नहीं था, बल्कि इसलिए कि पिछले जन्म में दूसरे बच्चे उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते थे। और शायद पिछले जन्म से ही लूना हमेशा से ऐसी ही रही थी। वह उसे शहर छोड़कर देहात वापस जाकर मछलियां पालने और सब्जियां उगाने के लिए कह रही थी। लेकिन जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ था। सब्जियां लगा रहे थे। अपना दूसरा हाथ लूना के हाथ पर रखते हुए जिन ने कहा कि वह उसकी बातों की कद्र करता है, लेकिन वह इस कबीले युद्ध में हार नहीं मानेगा। 9 साल के बच्चे के जिद्दी दावे ने लूना को शांत बैठने से रोक दिया और उसे तुरंत आगे समझाना पड़ा। जिन, मैं बहुत गंभीर हूं, कृपया कबीले युद्ध से हट जाओ। इसलिए नहीं कि मुझे डर है कि तुम मेरे विरोधी बन जाओगे। सौभाग्य से ठीक जब टक्कर होने वाली थी, शैतान लड़की ने दोनों पागल लोगों को उठाया और समय रहते कार से बाहर कूद गई। बेचारा स्कूटर दीवार से टकरा गया, फट गया और केवल 2 पहिए ही बचे। शैडो विंकर्स के बारे में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि उसकी एक बार हत्या हो चुकी है, लेकिन रन कैन व्हाइट व्हेल को पागल करने के लिए इतना ही काफी था। हत्या जैसे 2 शब्द सुनते ही लूना के पूरे शरीर में सफेद धुआं छा गया। उसने दांत पीसकर 2 शब्द कहे, किसकी हिम्मत है? उसके शरीर और बालों के चारों ओर बैंगनी काली धूल जमी हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके गुस्से का इजहार कर रही थी। मिस मॉक का गुस्सा हर शब्द में झलक रहा था। दबाव इतना बढ़ रहा था कि छत लगभग गिर ही गई। जब तक कि अभी जिन को अपनी बहन का पागलपन नजर आने लगा। उसने ऊपर देखा और चौंक गया। पहले वाली सौम्य और शांत बहन लगभग 2 चमकती आंखों वाली एक निर्दयी राक्षस में बदल गई थी। आखिर कौन है जो मुझे यहाँ मारने की हिम्मत कर रहा है? जिन का हाथ पकड़कर लूना ने जल्दी से उससे पूछा, कौन है जिन जो मुझे मारना चाहता है? मुझे बताओ ताकि मैं अभी उसका सिर काट सकूं। मैं उसे जरूर इंसाफ दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। सच कहूं तो अभी तक दूसरे व्यक्ति की विशिष्ट पहचान का पता नहीं चला है। दूसरी ओर भले ही वह व्यक्ति उससे छुटकारा पाना चाहता हो, देखो, वह ठीक है, कम से कम इस जीवन में तो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह कहेगा कि वह ठीक है ताकि उसकी बहन इस पूरे मंच को बिगाड़ न दे। जिन ने यह जानकर अपनी हार्दिक भावना व्यक्त करके उसका ध्यान भटका दिया कि उसके सभी भाई बहन उससे नफरत नहीं करते। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। मैं तहे दिल से खुश हूँ। जिन ने जो कहा वह लूना को आश्वस्त करने के लिए था, लेकिन इससे लूना को जरा भी तसल्ली नहीं हुई, बल्कि वह और भी ज्यादा परेशान हो गई, यहाँ तक कि उसने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। जिन, मेरे छोटे भाई, इसका मतलब है कि तुम इस परिवार के युद्ध के कीचड़ में फंस गए हो। इससे लूना का दिल टूट गया। उसके लिए जिन बहुत छोटा था
और उससे जुड़ने लायक नहीं था। उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि लूना इतनी गर्मजोशी से भरी इंसान होगी। उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा गर्मजोशी क्यों महसूस नहीं किया था। इससे उसे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। उसने अपनी बहन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, उदास मत हो। पर वो भी उदास है। क्या तुम दोनों गले मिलकर पूरी रात उदास रहने वाले हो या कुछ और? घर पर बहुत काम है और आज अच्छा मौका है। ऐसी मनहूस बातें नहीं कहनी चाहिए। पहले तो जिन थोड़ा उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि आज कौन सा अच्छा मौका है, जब तक लूना ने उसे याद नहीं दिलाया। आज तुम्हारा जन्मदिन है। अभी केक मिला था, अब भूल गया। अब अपनी प्यारी बहन से एक और तोहफा पाकर जाग जाओ। लूना ने अपनी कमीज निकाली और जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस छोटे से डिब्बे के अंदर नीले पत्थर का एक पेंडेंट वाला हार था। सुंदर। सिस्टर nguyen ने जीन को पीछ करके बैठने को कहा। वह खुद उसे यह हार पहनाना चाहती थी। यह हार न केवल एक सामान्य आभूषण है, बल्कि जिन के लिए एक SOS सिग्नल टूल भी है। जब भी वह खतरे में हो और खुद उसे हल न कर सके, बस इस हार पर लगे हरे जेड को तोड़ दें और सिस्टर लूना जहां भी जाएंगी वहां उड़ जाएंगी। जो भी जिन हल नहीं कर पाएगा वह उसे हल कर देंगी। जो भी जिन काट नहीं पाएगा वह उसके लिए काट देंगी। इसलिए आपको यह पेंडेंट हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यह वास्तव में भौतिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। अंततः जिनका 9वां जन्मदिन मनाने का समय आ गया। उपहारों का आदान प्रदान करने के बाद दोनों बहनें मेज पर बैठकर जिल द्वारा बनाया गया केक खाने लगी। श्रीमती लूना ने उन्हें केक खिलाने की भी कोशिश की। उनका चेहरा इतना कठोर हो गया था कि मानो मर ही गया हो। लेकिन जिल की आंखों में यह दुर्लभ दृश्य बेहद गर्मजोशी से भरा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। भोजन समाप्त करने के बाद लूना भी तुरंत चली गई। आना जाना बेहद जल्दबाजी भरा था। बहन गुएत किसी मूर्ति से भी ज्यादा व्यस्त थी। कोरिया भी। जिन अपनी बहन को अलविदा कहकर हमेशा की तरह काम पर लौट आया। वह मुर्रा खान के पास गया और उसे अपने सदमे से अवगत कराया। जिन ने अभी अभी अजगर को अपना चेहरा दिखाया था और उसे नमस्ते कहने का भी समय नहीं मिला था। उसने अपनी बात पूरी की और जोर से चिल्लाया, तुम्हारे गले में यह क्या लिपटा है? इसमें क्या है? यह तो बस तुम्हारी आंख से भी बड़ा एक रत्नजड़ित हार है जो उसकी बहन ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। लेकिन मुर्रा खान ने इसे अलग नज़र से देखा, टाँपते हुए और हार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिसने उसे यह दिया है वह उससे बहुत प्यार करता होगा। कुछ ऐसा ही। मैंने तुमसे कहा था, यह कोई साधारण आभूषण नहीं बल्कि एक राक्षस राजा का भौतिक अंग है। यह राक्षस राजा भी 1000 साल पहले बहुत प्रसिद्ध था। उसे सोना, चांदी, आभूषण और दुर्लभ पवित्र रत्न इकट्ठा करने में माहिर कहा जा सकता था, जो उसके पूरे शरीर पर लटके रहते थे और उसके घर में रखे रहते थे। इतना कीमती कि लाखों लोग उसकी एक चीज पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। ऐसे में यह पेंडेंट जरूर बहुत खास होगा। लूना को बुलाने के लिए सिर्फ एक SOS सिग्नल भेजने के बजाय जिन ऐसा देहाती आदमी है जो कुछ नहीं जानता। मुर्रा खान को फिर से उंगलियों पर गिनना पड़ा। यह हार सिर्फ संकट के संकेत भेजने के लिए नहीं था। यह पहनने वाले को 5 या उससे कम स्टार वाले जादुई हमलों से भी बचा सकता था, साथ ही उसके जादू को भी बढ़ा सकता था। उसने अंदाजा लगाया कि इसमें बुलाने की क्षमता भी है। ऐसा लग रहा था कि अजगर बहुत ज्ञानी है। जिनको लगा कि अजगर बहुत ज्ञानी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय दानव राजा का अंग बहुत प्रसिद्ध था। बूढ़ा आदमी। दानव राजा उसी युग में रहता था, उसे कैसे पता नहीं चलता? वह न केवल अतीत के बारे में बल्कि वर्तमान के बारे में भी जानता था। उसने अनुमान लगाया कि यह किसी प्रबल ऊर्जा स्रोत वाले व्यक्ति से आया होगा जो आज ही आया था। खैर, वह सबसे बड़ी बहन थी। उसने उसे केक का डिब्बा दिया और फिर चौंकने लगा। सैकड़ों मीटर दूर गुप्त कमरे में रहते हुए भी उसे उसकी ऊर्जा का आभास कैसे हो सकता था? वह एक अजगर था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बच्चों जैसी थी। फिर भी उसके पास आपके लिए एक सरप्राइज था। यह सिर्फ ब्लैक ड्रैगन मुर्रा खान ही नहीं था जिसने इसे महसूस किया था। लूना को मुर्रा खान का आभास हो गया था। यह शायद 70% वही था जो ड्रैगन मास्टर ने अनुमान लगाया था। हे भगवान, इससे मेरी बगलें दुख रही हैं। क्या यह उजागर नहीं हो रहा? जिन ने केक छीला और चिंतित होकर पूछा, मुझे डर है कि तुम यह राज कबीले को बता दोगे। अगर उसके पिता को पता चल गया तो वह जरूर मर जाएगा। लेकिन ड्रैगन मास्टर को लगा कि उसकी चिंताएं व्यर्थ हैं और उसने सीधे अपने पहने हुए पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, उसी ने तुम्हें वह अनमोल तोहफा दिया था। क्या वह सचमुच तुम्हारी शिकायत का रेगी और तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगी? ड्रैगन मास्टर। थोड़ी देर बाद यह बात वाजब लगी। फिर से पूछो, बस यकीन के लिए तो बूढ़ा जरूर हार मान लेगा।
पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपनी बड़ी बहन पर भरोसा कर सकता था। ठीक इसी समय लूना तलवार थामे थंडर एरेना से निकल रही थी। उसने नीचे जमीन की ओर देखा जहां नीचे गुप्त कमरा था। बड़ी बहन को पूरा यकीन था कि उसे ऊर्जा का एक अभूतपूर्व स्रोत महसूस हो रहा है, लेकिन अगर उसकी छोटी कोई योजना बना रही होती तो वह कुछ भी न जानने का नाटक करती, क्योंकि लड़ाई के अलावा वह छिपाने में सबसे माहिर थी। इसके अलावा उसने सोचा कि अगर वह इस मज़ेदार ड्रैगन के साथ लूना भी सुरक्षित महसूस करेगी। इस ड्रैगन का स्वभाव बहुत ही भेदभावपूर्ण है। शोर मचाते हुए खाना पीना, खाते खाते रोना, दाढ़ी वाले चावल के केक की दीवानी, पागलपन की हद तक। इस ड्रैगन के हाथों में पड़ने पर जीन अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। हो सकता है कि एक दिन वह खुद को दाढ़ी वाले चावल के केक के लिए बेच दे। लूना एम खान से कभी नहीं मिली है, लेकिन वह जिन पर पूरा भरोसा करती है और होठों पर मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। जिन चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी बन जाए, हमेशा याद रखना कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अपने छोटे भाई की तरफ अगर वह उससे नफरत करता तो उसे एसओएस सिग्नल ट्रांसमीटर न देता। उसने सोचा था कि लोई व दाई में बिताए दिन सबसे उबाऊ होंगे, लेकिन यहाँ रहने के दिनों ने जिन को बहुत कुछ दिया। अपने पिता की मान्यता और उम्मीदें, अनोखा बेनडूंग फल, अपनी बहन बे से मिला फीनिक्स हार्ट और अपनी बहन लूना के साथ घनिष्ठ संबंध, ऐसी चीजें जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सबसे खास थी जिन और परिवार के काले ड्रैगन संरक्षक मुरा खान के बीच मुलाकात। रन कैंडर, इस अखाड़े में जो कुछ भी हुआ वो पिछले जन्म में अकल्पनीय था। अब जब जीन 10 साल का हो गया था तो उसके कई भाइयों की तरह अखाड़े में उसका समय भी खत्म होना था। दिन ब दिन वह यहाँ किताबें पढ़ता, ड्रैगन को खाना खिलाता और प्रशिक्षण लेता रहता, और उसका कोच कोई और नहीं बल्कि खान नाम का एक गार्ड था। मैं अभी अभी कैमरा लेकर आया था और यह ड्रामा देख ही चुका था। 2 मीटर लंबे आदमी और 52 मीटर लंबे आदमी ने बड़े प्रशिक्षण मैदान में लात घूंसे बरसाए, कोई भी हारने को तैयार नहीं था। कौन सा मुक्का मारा गया, शक्ति से भी भरपूर। जिनको इस अखाड़े से मुख्य घर की ओर जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ी, जहां बाद में कबीला युद्ध होना था। जिनके मुक्के के बाद तौलिए की बारी पलटवार करने की थी। उसने आकाश की ओर देखा और युवा गुरु ने बिजली की गति से मुक्का मारकर उसे रोक दिया। उसने आक्रमण को बचाव के रूप में इस्तेमाल किया। जब खान अपना हाथ वापस खींच रहा था क्योंकि उसका हमला रोक दिया गया था, जिन ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और एक और मुक्का मारने की तैयारी की। दुर्भाग्य से जिन के पास 2 हाथ नहीं थे। उसका दूसरा हाथ खान की पीठ ने नीचे से इस मुक्के को तुरंत रोक दिया। हालांकि हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन जिन का प्रदर्शन वाकई शानदार था, बिल्कुल खान की उम्मीद के मुताबिक। अब खान समझ गया कि ब्रून कैंडर परिवार के सबसे छोटे सदस्य को परिवार के मुखिया ने क्यों निशाना बनाया और उस पर खास ध्यान दिया। इस छोटे से शरीर को देखो, उस चमकती निगाह को देखो। हालांकि प्रशिक्षण के दौरान युवा गुरुओं का मूल्यांकन खान खुद ही करते थे, लेकिन यहाँ उन्हें लगा कि मूल्यांकन जिन कर रहे थे और लक्ष्य को हराया जा रहा था, कीमत तो उसे ही चुकानी है। यह युवा गुरु यह देखना चाहता है कि उसके सामने वाला शिक्षक कितना प्रतिभाशाली है। अगर उसकी शिक्षण क्षमता अच्छी नहीं रही तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतना डरा हुआ कि उसे अभ्यास बंद करना पड़ा। ठीक समय पर जीन थक गया था। वह अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था कि तभी खान का फोन आया। उसे लगा कि आज के अभ्यास में कोई समस्या है, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं था। खान ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा कि वह बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है। अब तक पढ़ा पाना वाकई एक बड़ा सम्मान था। जल्द ही युवा गुरु भी। यहाँ से चले जाओ और मैं वादा करता हूँ कि आखिरी मिनट तक सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे लगा कि अभ्यास सत्र में कोई समस्या है, लेकिन बात बस इतनी ही निकली। यह शिक्षक भी बहुत समर्पित था, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुआ और उसकी इच्छा मान ली। उस दिन अभ्यास सत्र के बाद जिन अपने कमरे में लौट आया और आग से खेलने लगा। उसने अपने नंगे हाथों से उस मोमबत्ती की नोक को छुआ जो अभी भी जोर से जल रही थी। यह क्रिया केवल उन लोगों के लिए थी जिन्होंने पहले कभी फीनिक्स का दिल नहीं खाया था, उसे छूने और जलने और परिणाम भुगतने के लिए। हर कोई नहीं, वह भी जीन की तरह आसानी से आग में हाथ डाल सकता था, लेकिन यह भी पहली बार था। उसकी सतर्कता साफ झलक रही थी। उसने शायद सैकड़ों बार कोशिश की थी, लेकिन अब जाकर उसे 2 साल पहले खाए गए फीनिक्स हार्ट का असली असर महसूस हुआ। एक बेहतरीन मॉडल होने के नाते जिल को बहुत चिंता थी कि उसका मालिक जल जाएगा, लेकिन उसने कहा कि आग तो बस गर्म पानी जैसी थी, गर्म पानी भी नहीं, और वह खुश था कि उसकी 7वीं बहन का तोहफा काम कर गया। जिल और जिन दोनों ने पहले फीनिक्स हार्ट के बारे में सुना था, फीनिक्स हार्ट, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह इसे आजमाएगा।
और यह भी नहीं सोचा था कि वह असल जिंदगी में इसके असर दिखेगा। इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। इतने सालों बाद जिनको लगा कि उसने फिनिक्स हार्ट की आधी औषधीय शक्ति सोख ली है। उसे एक पूरी कटोरी चाय पीने में 2 साल लग गए। आधी शक्ति महसूस करने के लिए कौन जाने तो ना के घर से लाए गए 2 ड्यूरियन को 2 चम्मच खाने के बाद फिनिक्स हार्ट की शक्ति सोखने में कितना समय लगेगा। लेकिन ऐसा कोई क्रियाशील भोजन नहीं होता जिसका तुरंत असर हो। जिन परिणाम से संतुष्ट था और उसे विश्वास था कि भविष्य में कुछ ही वर्षों में वह इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा। जब वह आग से खेल रहा था, जिल ने उसका सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अलमारी के सारे कपड़े व्यवस्थित कर दिए और उसे याद दिलाया कि कल ही युवा स्वामी का प्रस्थान होगा। ले यू ताई के जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, इसलिए अगर वह कुछ लाना चाहता था तो उसे अभी बता देना चाहिए। उसके कार में बैठने और उसे वापस ले जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह सुंदर थी, उसके पास समय नहीं था। सफाई करते हुए जिल ने देखा बिस्तर पर 2 किताबें। जिन ने तुरंत पूछा कि क्या वह उन्हें लपेटना चाहता है। मी को याद नहीं था कि ये 2 किताबें क्या हैं, लेकिन जिन ने कहा कि वह उन्हें गाड़ी में ही पढ़ेगा। जैसा कि मुख्य पात्र से उम्मीद की जाती है, बस में किताबें पढ़ने वाले लोग उल्टी करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ वह गाड़ी में किताबें पढ़ रहा था। उसकी आंतें मिश्रित सफ़ेद ब्रेड से भी ज्यादा मिश्रित थीं, और इन 2 किताबों के अलावा वह कुछ और नहीं लाना चाहता था। जिली ने फिर पूछा तो उसने भी कहा कि वह किताब खत्म कर चुका है, बस किताब लाया है। इसलिए जिली ने किताब सूटकेस में रख दी, कपड़ों के ढेर के बगल में, जिन्हें उसने करीने से तय करके रखा था। तो पैकिंग हो गई। जे ने कहा कि वह नाश्ते के लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाएगी। दाढ़ी वाले केक का जिक्र करते हुए जीन को अचानक याद आया कि ड्रैगन अभी भी उसके गुप्त कमरे में है। वह उसे कैसे उठाकर अपने सूटकेस में पैक कर सकती थी। वह लगभग भूल ही गई थी कि उसे ढूंढने के लिए बाहर भागना पड़ा। उसने टहलने जाने का बहाना बनाकर जेली को अपना सामान अकेले साफ करने के लिए छोड़ दिया, जिससे वह हैरान और हतप्रभ रह गई। क्या समय हो गया है, अभी भी टहलने जा रही है, यह न जानते हुए कि यह छोटा मालिक नहीं बल्कि बड़ी बहन है। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला। वह मुरा खान को ढूंढने के लिए गुप्त कमरे में भागा। जिन ने तुरंत बूढ़े से पूछा कि क्या उसे याद है कि उसे कल महल छोड़ना है। बस वह भूल गया था दादाजी। वह बूढ़ा था, भुलक्कड़ नहीं। उसने इस दिन का इंतजार भी कब से किया था, लेकिन समस्या यह है कि कैसे जाए। जिनको सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस अजगर को सूटकेस में कैसे फिट किया जाए। यह इतना छोटा भी नहीं था। वह बूढ़े के बारे में चिंतित था, लेकिन बूढ़े ने उसकी ओर इशारा करके हंसते हुए कहा कि वह राई का पहाड़ बना रहा है। वह एक महान काला अजगर था, इसलिए उसे जरूर जाना चाहिए था। रास्ता, हालांकि मैं अब पहले से कमजोर हूं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उस रास्ते पर चलूंगा जहां कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। इसके बारे में बात करते हुए मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मुझे अपनी छाती थपथपानी पड़ती है। हे भगवान, हम इतने सालों से साथ हैं, लेकिन पहली बार मैंने सुना है कि मारा खान कमजोर है। जब से हम मिले थे तब से तुमने यह क्यों नहीं कहा? तुमने यह अभी क्यों कहा? जिन ने उससे सवाल किया, लेकिन उसने भी उससे सवाल किया। उसने कहा कि वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन हजारों सालों तक सोने के बाद भी मैं अभी भी स्वस्थ था। ठीक है, बेशक वह कमजोर हो जाएगा, क्या यह कहने की जरूरत है? लेकिन हमेशा कमजोर रहना अच्छा नहीं है। जिन ने मुरा खान से पूछा कि क्या वह मजबूत हो सकता है या नहीं। उसने हाँ में जवाब दिया। उसने यह नहीं बताया कि वह क्यों और कैसे मजबूत होगा। उसने आगे कहा कि वह भविष्य में उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और फिर जवाब दिया कि वह और भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि मुरा खान उसका संरक्षक है। यह बात बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं लग रही थी, लेकिन यह उचित लग रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे अपने एक मजबूत भविष्य के लिए। इसलिए जीन को जल्द ही टेमा जैसा एक प्रथम श्रेणी का जादुई तलवारबाज बनना होगा। टेमा की बात करते हुए मुझे रन कैंडर परिवार याद आता है, जहां जादू वर्जित है, लेकिन इस परिवार के पूर्वज एक जादुई तलवारबाज की बदौलत समाज के निचले पायदान से उठे थे। अपने पिछले जन्म में सौजारेड ने भी कहा था कि रन कैंडर परिवार जादुई तलवारबाजों का परिवार था, और इस परिवार के संस्थापक टिमर रन कैंडर थे, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली जादुई तलवारबाज थे। अब तक किसी ने इस कहानी का जिक्र नहीं किया है। रन कैंडर परिवार एक परिवार बन गया है। तलवारबाजी में माहिर एक कबीले द्वारा जादू पर प्रतिबंध लगाना बेतुका लगता है, लेकिन मुरा खान अपने दुर्लभ गंभीर स्वभाव से इसका कारण जानता था। मुरा खान ने जिन को बताया कि रन कैंडर परिवार ने जादू छोड़कर तलवारबाजी के शिखर तक पहुंचने का कारण 1000 साल पहले ली गई एक शपथ थी। उसने उन शब्दों का जिक्र फिर कभी नहीं किया, बस जिज्ञासावश ऐसा कहा था।
कल अखाड़े से जाने की बात पर वापस आते हैं। मुरा खान ने प्रशंसा में आह भरे, हालांकि रन कैंडर परिवार उसे नेता मानता था। परिवार, लेकिन शायद वे मुझे देखकर खुश नहीं होंगे। अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो ब्लैक ड्रैगन मुरा खान और जिन दोनों ही युवाओं के आदर्श बन जाते, अपने परिवारों द्वारा पूजित, दुनिया के शिखर पर खड़े। ऐसे अविश्वसनीय, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द कहने के बाद जिन ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को आलोचनात्मक नजर से देखा। ठीक है, मैं हार मानता हूं। दरअसल पीछे मुड़कर देखने पर यह थोड़ा अनुचित है। शायद यह इतना पूजनीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह छिप जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। चलो चले, उसने कहा, फिर अपने हाथ कमर पर रखे और खिलखिलाकर हंसा, जिससे जीन थोड़ा सहज हो गया। वे कई सालों से साथ थे, तो वह उस पर भरोसा कैसे न कर सकता था। उसे उस पर भरोसा तो करना ही था कि वह बात को छुपा देगा, लेकिन उस खाली प्रायोगिक कुपी के रहते हुए अपना अस्तित्व छिपाना मुश्किल होगा। बाद में कोई यहाँ आएगा और उसे तुरंत पता चल जाएगा। इस मामले को खत्म करने के लिए मुरा खान ने सुझाव दिया कि वह ड्रैगन कबीले के मायावी जादू का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि यह नकली था, फिर भी जिन को चिंता थी कि कहीं कोई। इस खोज से ड्रैगन बहुत नाराज हुआ। यह जानते हुए कि वह व्यक्ति एक काला ड्रैगन था, उसने इतना झुंझला देने वाला वाक्य कहा। क्या वह उसका सिर पकड़कर उसे डांट सकता था? उसने पहले ही उसका सिर पकड़ लिया था और बस डांटने का चरण चूक गया था। लेकिन चूंकि बूढ़ा आदमी बहुत सहज था, उसने इस बार जिन को छोड़ दिया। भ्रम जैसी चीजों की चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अगर वह उसका सिर पकड़ता तो जिन तुरंत असहज महसूस करता और अपना हाथ उठाकर मुरा खान को लौटा देता, अपनी छाती के सामने हाथ जोड़कर टेस्ट टिकट को देखता। हालांकि भ्रम का जादू आसान था, लेकिन जैसा कि उसने कहा, उसने खुद अभी तक अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं की थी, इसलिए यह भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। शुक्र है, जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वह इसे यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखेगा। जिन अब ज्यादा सहज था, उसने मुंह फेर कर उसे धन्यवाद दिया, लेकिन मुर्रा खान अभी भी नाराज नहीं था। वह अभी भी बहुत उदास था। तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरा ज्यादा सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारी और भी ज्यादा कद्र करूंगा। संक्षेप में, मुझे समझ नहीं आता कि हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते। यह बहुत दुखद है। असंतोष जाहिर है। सौभाग्य से जिन को भी इसकी आदत हो गई है। यह उसका स्वभाव था, इसलिए उसने उसके लिए एक उपहार तैयार किया था। आज वह थोड़ी जल्दी में आया था, फिर भी कुछ खास चीजें साथ लाया था। पहले सीजन की स्ट्रॉबेरी और वाइन से बने स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक के अलावा और क्या हो सकता था कि उसे अपना परिचय देने की जरूरत न पड़े। अगर वह साधारण स्ट्रॉबेरी भी होती तो भी मुरा खान बहुत खुश होता। उसके मुंह में तुरंत पानी आ गया। उसकी चमकती आंखें स्ट्रॉबेरी केक के डिब्बे और जिन द्वारा लाई गई वाइन की बोतल पर टिकी थी। बस जी भर कर खाओ पियो, बशर्ते नशे में पागल ना हो जाओ। खाने से उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। वह अभी भी रूठा हुआ था। अब अपने सामने शराब पीते लड़के को देखकर उसे लगा कि दिनेन वाकई एक दयालु, प्यारा और मनमोहक लड़का है। उसे पालना वाकई आसान था और उसके मन में यह भी आया कि जिनसे उसकी नानी जेली से मिलवाने के लिए कहे। हे भगवान, वह बूढ़ा हो रहा था। रोटी की उसकी लत बिल्कुल सही थी। इतना लालची मत बनो कि लोग उसे जज करें। लेकिन वह इस पर विचार करेगा। फिर जिन ले यूताई के पास लौटा। जिल ने यात्रा के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था और जिन के कोट के बटन फिर से लगा दिए। उसने उसे याद दिलाया, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन की प्रतीक्षा में। कठोर ले वूताई में मुख्य भवन और भी कठोर और भी कठिन था। भले ही यहाँ के युवा स्वामी ने बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मुख्य भवन जाना और भी कठिन था और निश्चित रूप से वह यहाँ रहने से ज्यादा व्यस्त होगा। जे भी जब चाहे उसके लिए केक नहीं बना सकती थी। चिंता मत करो, मुझे पता है। मैं भी मुख्य महल में अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सौभाग्य से गीली नर्स को भी विश्वास था कि वह भी युवा स्वामी के लिए वहां खुद को समर्पित करेगी। जैसे ही वह खड़ी हुई, जीन को लेने आया मुख्य घर अभी अभी आया था। दोनों स्वागत की मुद्रा में थे। जीरोमन और एच मुख्य घर के शूरवीर रक्षक थे जो जिन को लेने के लिए दरवाजे पर आए थे। वे दीनिन को ले वूताई से तलवारों के बगीचे तक ले जाएंगे। अभिवादन के बाद वे चारों एक साथ गाड़ी की ओर बढ़े। गाड़ी काफी देर से इंतजार कर रही थी। कोचवान ने 90 डिग्री के कोण पर झुककर प्रणाम किया। जब दादा दादी गाड़ी पर चढ़े तो उसने तुरंत घोड़ों को भगा दिया। दोनों घोड़े पागलों की तरह हिनहिनाने लगे और तुरंत चल पड़े। जिन गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। यहां से निकलने और रन कैंडर परिवार के मुख्य क्षेत्र में जाने से पहले स्कोप ने आखिरी बार मंच खींचा। पहला गंतव्य तलवारों का बगीचा होगा।
उस पहाड़ी को छोड़कर जहां सातों दिन बारिश होती थी, एक ऐसी जगह जहां पता नहीं धूप है या बारिश, लेकिन वहां के रास्ते में भारी बर्फबारी हो रही थी। जंगल में जिन ने एक किताब पढ़ी और बाहर देखा। आसमान सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था और उसे यकीन था कि सड़क बहुत जल्द बर्फ से ढक जाएगी। बेहतर होगा कि वह अपनी आंखें और नाक खुली रखकर आगे न बढ़े, बल्कि किसी गांव में आराम करने के लिए रुक जाए। आराम करना बेहतर है। जे ने यह भी कहा कि बर्फ इतनी घनी थी कि पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए जिन उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए मान गए। दुर्भाग्य से बर्फ ही एकमात्र आपदा नहीं थी। अब नाटक आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अचानक गाड़ी ऐसी हिली जैसे पहले कभी नहीं हिली थी, जिससे जिन लगभग मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। जिन ने जल्दी से युवा स्वामी को गले लगाया और उन्हें आश्वस्त किया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाहर जेरोमेन भी जोर से चिल्लाया, एक घात लगा हुआ है, कृपया गाड़ी के अंदर ही रहें। फिर दोनों, वे सभी दुश्मन का पीछा कर रहे थे। जब बाकी दो पीछा कर रहे थे, जिन ने इंजन की रक्षा जारी रखी। होल्स और जेरोमीन 7 सितारा रक्षक थे। मेरे साथ मैं भी अंत तक युवा स्वामी की रक्षा जरूर करूंगा। हालांकि दोनों पक्षों की ताकत में अंतर था। एक पक्ष में केवल 4 लोग थे, जबकि दूसरे पक्ष में योद्धा, जादूगर और एडी सहित 20 कंकाल थे। उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। उनमें से कोई भी मुख्य घर द्वारा भेजे गए 2 रक्षकों की तरह 7 सितारा स्तर तक नहीं पहुंचा था। फिर भी उन्हें प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए। शुरुआत में जिन भी आज्ञाकारी भाव से जीली की बाहों में बैठ गया, लेकिन तभी वह अचानक जोर से चिल्लाया और जीली को जल्दी से कार से बाहर निकलने को कहा, जिससे वह अपने मालिक के इस फैसले को समझ नहीं पाई। रन कैंडर परिवार के रक्षकों को पूरी तरह से वफादार और रन कैंडर वंश की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चयी होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। परिस्थितियां कैसी भी हों, वे लापरवाही नहीं करेंगे। उनमें से एक को सुरक्षा के लिए कार में ही रहना चाहिए था। हालांकि वे दोनों जा चुके थे। इतना बोलते बोलते जिल को समस्या का एहसास होने लगा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जिन ने जो कहा वह सुरक्षा नहीं थी। उन 2 पहरेदारों में से एक सांप था। उनमें से किसी के पास या तो कोई गद्दार था या किसी ने पहले ही हथियार उठा लिए थे। इसीलिए रन कैंडर परिवार के वंशजों को बाजार के बीचों बीच पहरा देने के लिए छोड़ दिया गया था। गाड़ी में जरूर हथियार छिपे थे। जो भी पीछे रह जाता उसकी मौत तय थी। जे ने दर्द से अपने होंठ काटे। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। युवा स्वामी अभी अभी थंडरक्लैप प्लेटफॉर्म से निकले थे और कोई उन्हें मारना चाहता था। दुख के एक पल के बाद उसने अपने हथियार निकाले शुरू कर दिए, जिससे मी पीछे की ओर गिर पड़ी। मीने, मुझे लगा कि जीली बस एक आम नौकरानी है जो स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है, लेकिन पता चला कि वह भी एक योद्धा थी जिसके तीखे पंजे थे। उसने साफ कहा, रन कैंडर की सदस्य होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर कुछ ज्यादा हुआ हो तो मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। फिर जिल ने अपने 2 तीखे पंजों से गाड़ी को चीर दिया और बाहर कूद गई। जिनको अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए उड़ गई। जिनको गोद में लेकर बर्फीले जंगल में जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। हालांकि उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन यही सबसे अच्छा था। इससे पहले कि किसी को पता चले कि वे भाग गए हैं, भाग जाना है। जे ने बर्फीले तूफान में अपना सिर पोंछा और सजा पाने के लिए वापस जाना चाहा। हे भगवान, यह उस बारे में बात करने का समय नहीं है। इसके अलावा अभी जिन लेई वू ताई वापस नहीं जाना चाहता। वह वहां जाना चाहता है जहां वे कुछ बातों की पुष्टि करने के लिए लड़ रहे हैं। वे जिन लोगों से लड़ रहे हैं वे हमारे सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों की सेना के साथ अगर वे सचमुच उन्हें मारना चाहते तो वे उन्हें कार से कूदते ही मार देते। लेकिन किसी तरह आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत था। युवा स्वामी को यह कहते हुए सुनकर कि यह जगह बहुत शांत है, जे उन्हें खुश करने के लिए एक शोरगुल वाली जगह पर ले गया। दूर कोने में सफेद बर्फ की परतों के पीछे लोगों की आकृतियां उभर रही थी। उनका नेतृत्व एक तिरछी नजरों वाला क्रोकट अंकल कर रहा था। वह जिन की तलाश कर रहे गार्ड दल का कप्तान लग रहा था। बी ने उसे जोर से चिल्लाते हुए देखा। अपने पूरे परिवार, कुल और पूर्वजों से जिन रन कैंडर को जल्द से जल्द ढूंढने का आह्वान करते हुए। वास्तव में जिनकी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। लोगों के इस समूह के पास शैतान और काले देवता का प्रतीक था। पहली नजर में यह मिड एनले जादुई कबीला और ब्लैक किंग भाड़े का दस्ता था। उस दस्ते के एक जादूगर ने जल्दी ही जिन और उसकी नर्स जिल को ढूंढ निकाला। ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा, पहले जिन रन कैंडर की रक्षा करो। जिस चट्टान पर जादूगर दस्ता खड़ा था उसके नीचे रन कैंडर कबीले के 2 7 सितारा रक्षकों और इन लोगों के समूह के बीच लड़ाई अभी तक नहीं रुकी थी। चूंकि 2 नकली रक्षकों के साथ लड़ाई बहुत उबाऊ थी, जिससे लाल बालों वाला कप्तान बहुत आज़ाद हो गया था।
इसलिए उसने भी आसानी से अपना परिचय दे दिया। मैं कैप्टन मेरा